अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप दुनिया में जहाँ पे भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अर्जुन साहब ने भेजी है और ये हिमाचल प्रदेश में रहा करते हैं। ये बताते हैं इनका ताल्लुक़ एक हिंदू फैमिली से है। ये जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, वहाँ से कुछ देर के फासले पे या तकरीबन 15-20 मिनट के रास्ते पे एक शमशान घाट मौजूद था। और काफ़ी अरसे से जब से ये बड़े हुए थे, ये सोचते चले आ रहे थे कि कभी मैं रिचुअल्स को परफॉर्म होते हुए देखूं, चिता को आग लगते हुए देखूं, ये जो कुछ एक प्रोसेस होता है उसको समझने की कोशिश करूं या उसको देख सकूं। इनके जो फादर थे, ख़ास तौर पे इनके ग्रैंडफादर जो थे, वो इनको हमेशा मना किया करते थे कि वो जो शमशान घाट है उस रास्ते से ना जाओ, ना वहाँ से आओ। और अगर कभी वहाँ पे चिता वगैरह को जलाया जा रहा हो या इस तरह की रिचुअल्स को परफॉर्म किया जा रहा हो, तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि तुम वहाँ से ना गुजरो। अब जब भी इनके दादा, इनके फादर इनको ये बातें समझाया करते थे, वो इसको फ़न में लेते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। हाँ, बहरहाल एक खौफ था जो इनके अंदर मौजूद था। जब भी इनको पता चलता था कि किसी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं या किसी के आखिरी रिचुअल्स को परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये कोशिश करते कि वहाँ पे जाएं, लेकिन खौफ की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाते। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, वैसे वैसे ये बड़े होते चले गए और बिलाखिर जब ये 18 से 20 साल के हुए, तो ये अपनी बहन के साथ ट्यूशन सेंटर जाया करते थे। ये जो ट्यूशन सेंटर था, ये शमशान घाट से तकरीबन 15-20 मिनट मज़ीद फासला तय करने के बाद मौजूद था। और अक्सर ऐसा होता था कि ट्यूशन से वापस आते आते सनसेट हो जाया करता था। इसी तरह एक शाम थी और शाम का टाइम था। ट्यूशन से जब ये निकले तो सनसेट होने वाला था। इनके साथ इनकी बहन मौजूद थी और ये लोग जब शमशान घाट के सामने से या उसके करीब से गुजर रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि एक डेड बॉडी है, ये एक अर्थी है, उसको ले जाया जा रहा है। जब इन्होंने ऐसा देखा तो ना चाहते हुए भी इन्होंने कहा, अपनी बहन से रिक्वेस्ट की कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो और हम जाके देखेंगे कि जो आखिरी रसूमात हैं वो किस तरह अदा की जाती हैं। इनकी बहन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब इनके भाई ने फ़ोर्स किया या इन साहब ने फ़ोर्स किया तो वो इनके साथ हो लीं। ये लोग पहली दफ़ा उस शमशान घाट के अंदर एंटर हुए और वहाँ पे जिस शख्स की रसूमात अदा की जा रही थी, उसकी फैमिली के कुछ लोग मौजूद थे। ये लोग दूर से खड़े हुए ये सब देख रहे थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इस सारे प्रोसेस में लगा और इस सारे प्रोसेस के अंदर इनकी जो बहन थी, वो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करती रहीं कि मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ से चलो, मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन ये जो साहब थे मुसलसल इंसिस्ट कर रहे थे या अपनी बहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम मैं सारा प्रोसेस देख रहा हूँ, मुझे इसको कम्प्लीटली देखने दो। इस ज़िद के आगे इनकी जो बहन थी वो मजबूर थी। बहरहाल वो वेट करती रहीं और जब ये सारा का सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ तो इन लोगों ने घर की तरफ चलना शुरू किया। घर जाते जाते ये बताते हैं कि जो इनकी बहन थी वो मुसलसल इनको शिकायत कर रही थी या इनको बोल रही थी कि मुझे मतली हो रही है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मतली तो इनको भी महसूस हो रही थी, लेकिन ये अपनी बहन को शो नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनकी ज़िद थी। ये अपनी बहन को ज़बरदस्ती लेके गए थे और ये जो कुछ हो रहा था, ये जो भी इनकी बहन की तबीयत अनकम्फर्टेबल हो रही थी, ये उसके ज़िम्मेदार थे। खैर, काफ़ी देर बाद जब ये घर पहुँचे तो घर वाले भी परेशान थे। वो इनसे कहने लगे कि इतनी देर क्यों हो गई। तो इन लोगों ने बहाना बना दिया। इन्होंने कहा कि आज एक्स्ट्रा क्लास थी या आज टीचर ने रोक लिया था। जो भी बहाने बना सकते थे, सारे बहाने इन्होंने बना दिए थे। अब जब ये लोग घर आए तो घर आने के बाद जो इनकी बहन थी, उनकी तबीयत एकदम से मज़ीद ख़राब होना शुरू हुई। शुरू में ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका मुंह सूजने लगा है और मुंह सूजने के साथ साथ उनकी आंखें लाल होना शुरू हो गईं। और जैसे ही इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होना शुरू हुई तो घर वालों ने इनसे पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। पहले तो ये बहाने बनाने लगे, लेकिन जब इनकी बहन की तबीयत मुसलसल ख़राब होती चली गई तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि रास्ते में जो शमशान घाट आता है, हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे किसी की आखिरी रसूमात अदा करते हुए हमने देखा था। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरानिए में इनकी बहन एकदम से उठ के बैठी और उठ के बैठने के बाद उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अब उनकी ये हालत देख के सारे घर वाले मज़ीद परेशान हो गए और सबको लगने लगा कि मामला नॉर्मल नहीं है। खैर, जब इनकी बहन सो के उठी तो सो के उठने के बाद उन्होंने अपने भाई से या अपने घर वालों से कहना शुरू किया
कि मुझे ये वाले फूल ला के दे दो, या ये वाली बिंदिया ला के दे दो, या मुझे ये वाली खुशबू ला के दे दो। ये जो कुछ वो कह रही थी या जो कुछ बिहेव कर रही थी, इन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था। ये देख के जो घर वाले थे वो मज़ीद परेशान हो गए। अब इनकी बहन को जब वो लाके ना दें तो वो ज़िद करने लगे, और जब वो उसको फ्लावर्स वगैरह लाके दे दें, खुशबू लाके दे दें, तो वो नॉर्मल हो जाए। अब ये हर कुछ घंटे बाद होने लगा। हर कुछ घंटे बाद इनकी बहन उठती, वो बोलती मुझे ये वाला फूल ला के दो, कभी बोलती ये बिंदिया ला के दे दो, और कभी जो गार्डन में फूल लगे हुए थे उनके पास जाके बैठ जाती, उनको प्यार करने लगती। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो मुसलसल सारी की सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। साथ साथ इनके जो फादर थे वो भी बहुत फ़िक्रमंद थे। इस दौरानिए में इन लोगों ने जो करीबी पंडित था या जो भी इनका प्रीस्ट था उससे रब्ता किया, और जब उस पंडित से रब्ता किया गया तो वो जो पंडित था उसने कहा कि 1-2 दिन तक मैं बिज़ी हूँ, 1-2 दिन बाद मैं आपसे रब्ता करूँगा। इस तरह एक रात तो मज़ीद गुजर गई, और जब दूसरी रात आई तो दूसरी रात इनकी बहन उठ के बैठ गई, और उठ के बैठने के बाद इन्होंने रात की रानी के फूल मंगवाना शुरू किए। अब जब ये इनको लाके ना दें तो वो शोर करने लगे, अपने आप को पीटने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, और जब ये फूल वगैरह लाके दे दें तो वो नॉर्मल हो जाएं। गर्ज़ के ये जो कुछ हो रहा था ये सब एबनॉर्मल था, नाकाबिले यकीन था और बहुत खौफनाक था। ये बताते हैं कि जब अगले दिन पंडित आया तो पंडित जैसे ही घर के अंदर एंटर होने वाला था तो उसके एंटर होने से ही पहले मेरी बहन ने कहना शुरू कर दिया कि उसको रोको, उसको अंदर नहीं आने दो, अगर वो अंदर आया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हालांकि ये बताते हैं इनकी जो बहन थी उनको तो पता भी नहीं था कि वो पंडित आने वाला है। खैर, जैसे ही पंडित कमरे के अंदर या घर के अंदर एंटर हुआ तो इनकी बहन ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, और न सिर्फ चीखना शुरू किया बल्कि अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। जैसे ही पंडित इनके सामने आया तो वो कोशिश करने लगी कि इसके सामने से भाग सकें, छत पे जा सकें या घर से बाहर निकल सकें। ये बताते हैं कि 3-4 लोगों ने इनकी बहन को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो मुसलसल इतनी ताकत का मुजाहिरा कर रही थी कि 3-4 लोगों के बस में भी नहीं था कि वो उसको संभाल सकें। जैसे तैसे करके उसको संभाला गया और पंडित ने कुछ पढ़ना शुरू किया। जब पंडित ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो एकदम से जो इनकी बहन थी उनकी आवाज़ चेंज हो गई। एकदम से वो किसी मर्द की आवाज़ में बात करने लगी, और जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो सारे के सारे घर वाले मज़ीद डर गए। ये बताते हैं जैसे ही इनकी बहन ने मर्द की आवाज़ में बात करना शुरू की तो जो पंडित था उसने बहुत सारे सवाल करना शुरू किए। जैसे कि उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसके ऊपर कैसे आए हो। पहले तो इनकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मुसलसल पंडित पढ़ता रहा या कुछ अमाल वगैरह करता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी बहन ने मर्द की आवाज़ में बोलना शुरू किया और जवाब देना शुरू किया। उसने बताया कि वो शमशान घाट से इस लड़की के पीछे लगाए, और जब ये लड़की शमशान घाट में आई थी तो इसके ख़ास दिन चल रहे थे, और जैसे ही ये वहाँ पे आई तो मैं इसके ऊपर हावी हो गया। अब मैं इसके ऊपर आशिक हो चुका हूँ और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो जो पंडित था जब उसने ये सुना तो उसके पास एक स्टिक मौजूद थी। उस स्टिक से उसने इनकी बहन को मारना शुरू किया, और ये जो पंडित मार रहा था ये बहुत हल्के हल्के मार रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनकी बहन को बहुत ज़ोर से लग रही है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मर्द की आवाज़ में चीख रही थी। कुछ देर मज़ीद अमल करने के बाद वो जो पंडित था उसने कहा कि इसका उतारा करना पड़ेगा, और अगर हमने इसका उतारा नहीं किया तो हो सकता है ये जो प्रेत है ये आपकी बहन को लेके चला जाए। ये सुन के सारे के सारे जो घर वाले थे वो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थे, और जो जो पंडित कह रहा था वैसे वैसे कर रहे थे। उस पंडित ने कहा कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ला के दे दें, और कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ये आपने मुसलसल पढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये जो आने वाली 2 से 3 रातें हैं ये बहुत मुश्किल रातें होंगी, और ठीक 7 दिन के अंदर इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ऐसे ही हुआ कि जो कुछ पंडित ने कहा इन लोगों ने लाके दे दिया, और जो कुछ उसने पढ़ने के लिए दिया या जो कुछ करने के लिए दिया वो सारे के सारे काम ये सारी की सारी फैमिली करती रही। इस दौरानी में बताते हैं कि इनकी बहन ने बहुत सारी हरकतें की, जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि वॉशरूम में जाती और वॉशरूम में जाने के बाद जो गंदगी थी उसको निकालना शुरू कर देती, उसको खाना शुरू कर देती, और जब उसको रोका जाता तो वो सबसे रिटेलिएशन करती, सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। इसी तरह ये बताते हैं कि जो पहली रात थी उस रात इस तरह से हुआ कि इनकी बहन जो थी वो किसी भी काम से वॉशरूम गई और वॉशरूम जाके बाहर नहीं निकली। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इस तरह तकरीबन आधा घंटा गुजर गया,
और जब वो आधे घंटे तक बाहर नहीं निकली तो सारे के सारे घर वाले परेशान थे और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। खैर, जब इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा या जैसे भी दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा जो इनकी बहन है वो सामने दीवार पे उल्टी लटकी हुई है, यानी कि जो उसके पाँव हैं वो ऊपर की तरफ हैं और उसका मुंह या उसके बाल नीचे की तरफ हैं। ये बताते हैं हालांकि वो जो दीवार थी वहाँ पे किसी भी तरह लटकना मुमकिन नहीं था, लेकिन खुदा जाने वो किस तरह रुकी हुई थी या किसी ने शायद उसको पकड़ा हुआ था। इसी तरह एक रात गुजर गई और जब दूसरी रात आई तो रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। सारे के सारे घर वाले खाना खा रहे थे। इनकी जो बहन थी वो बेड पे लेटी हुई थी। ये बताते हैं कि देखते ही देखते इनकी बहन उठ के चीखने लगी और जब हमने उसको पकड़ने की कोशिश की तो एकदम से हम सब से हाथ छुड़ा के बाहर की तरफ भागी। जैसे ही वो बाहर की तरफ भागी हम सब उसके पीछे भागे। उसने बाहर जाके गेट बंद कर दिया और वो गली में मुकम्मल तौर पे आज़ाद थी या अकेली थी। अब हमारा जो इलाका है थोड़ा सा पोश इलाका है, तो सराउंडेड जो एरिया है वहाँ पे इतने लोग हुआ नहीं करते। खैर, जैसे ही वो बाहर निकली तो हम लोगों ने कोशिश की कि दीवार फैलांग के या दूसरे गेट से बाहर जा सकें। जैसे ही हम घूम फिर के दूसरे गेट से उस गली की तरफ आए जहाँ पे हमारी बहन मौजूद थी, तो हमने देखा कि जो हमारी बहन है वो न्यूड हालत में पूरी गली में भागती फिर रही है। ये बताते हैं कि जैसे तैसे हमने उसको पकड़ा, उसको कपड़े वगैरह पहनाए और इस दौरानिए में हम सब की हालत गैर थी। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, ख़ास तौर पे मुझे शदीद रोना आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन की जो भी हालत थी वो मेरी वजह से थी, मेरी ज़िद की वजह से थी। ये बताते हैं जैसे तैसे करके 3 4 5 दिन गुजरे। आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो बहन थी उसकी हालत बेहतर हो गई और ठीक 7वें दिन इनकी जो बहन थी वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो गई। जब वो नॉर्मल हो गई और उससे हमने बातचीत की तो उसको तो याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसको पिछले 7 दिनों की जो भी एक्टिविटीज़ थी या जो कुछ वो कर रही थी या जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसको मुकम्मल तौर पे याद नहीं था। ये बताते हैं कि इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका है। आज भी हमारी बहन हमारे साथ रहती है, लेकिन इस तमाम मामले के बाद या उस प्रेत के हमले के बाद ऐसा हुआ है कि जो मेरी बहन है उसकी अब तक शादी नहीं हो सकी। जब भी इनकी बहन का रिश्ता आता है, सारे मामला तय पा जाते हैं, शादी होने वाली होती है, तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि शादी ख़त्म हो जाती है। वो जो पंडित थे जिन्होंने मेरी बहन का इलाज किया था उनकी भी डेथ हो चुकी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी बताया था और उसके अलावा एक और पंडित से हमने रब्ता किया था, उसने भी यही बताया कि अभी भी वो जो प्रेत है जो आपकी बहन के पीछे लगा था वो अक्सर इसके पास आता है और इसको अपने काबू में करने की कोशिश करता है और वो ये चाहता है कि आपकी बहन की कभी भी शादी ना हो, वो अकेली रहती रहे। गैस, कभी कभी आप ऐसी गलती करते हैं जिसका खमियाजा आपको पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है, और ये जो साहब हैं जिनकी ये स्टोरी थी शायद इन्होंने भी ऐसी ही गलती की थी जिसकी वजह से आज इनकी बहन और इनका पूरा घर बहुत परेशान है। गैस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें कासिम साहब ने भेजी है। कासिम भाई शुरू में काफ़ी स्टोरीज़ भेज चुके हैं, उसके बाद ये बीच में गायब थे। अब दोबारा से इन्होंने स्टोरीज़ को भेजना शुरू किया है। मैं इनको वेलकम बैक कहता हूँ और इनसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी आपके पास स्टोरीज़ हैं, जैसे आप पहले भेजा करते थे वैसे ही दोबारा से स्टोरीज़ को भेजना शुरू करें। कासिम भाई ये जो वाक़या ज़िक्र करते हैं ये वाक़या इनके मामू का वाक़या है और ये वाक़या अब से तकरीबन 30 साल पुराना है। आप लोग को शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कासिम भाई एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। इनका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट ग्रुप है और शुरू में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये कामयाब हुए थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट कराची में बल्कि पूरे सिंध में इनके बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। खैर, वाक़या जो है वो इस तरह से है कि 1990-91 में इनके मामू जो थे वो भी ट्रक का काम करते थे, यानी ट्रांसपोर्टर थे। इनका काम इस तरह से था कि कराची के 2-3 गोदाउन्स थे, उन गोदाउन्स से ये सामान लेते थे। सामान लेके पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ डिलीवर करना होता था वहाँ पे डिलीवर करवाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि अगर ड्राइवर मौजूद नहीं है तो ये ख़ुद भी डिलीवरी के लिए जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन था, इत्तफाक से इनके पास जो ड्राइवर्स वगैरह थे वो मौजूद नहीं थे। कुछ कंसाइनमेंट था या कुछ माल था जो इन्हें कराची से इंटीरियर सिंध में पहुँचाना था। खैर, जब कोई ड्राइवर अरेंज नहीं हुआ तो मजबूरन इनके मामू ने डिसाइड किया कि ये जो भी सामान है या जो भी माल है वो मैं ख़ुद लेके चला जाऊंगा
और मेरी कोशिश रहेगी कि आज रात तक यह सामान वहाँ पे पहुँचा दूँ। ये बताते हैं कि जब भी मामू को इस तरह के ट्रिप पे जाना होता था या अकेले जाना होता था या ख़ुद ड्राइव करना होता था, वो मुझे कॉल करते थे, मुझे बुला लिया करते थे। तो वैसे ही उन्होंने पीटीसीएल पे मुझे कॉल की या हमारे घर में फ़ोन किया और मेरी अम्मी को कहा कि मुझे भेज दें। जब मामू की कॉल आई तो मैं खुशी खुशी उनके पास पहुंच गया और हम दोनों ने सफ़र के लिए तैयारी शुरू कर दी। ये बताते हैं कि जैसे ही हम कराची से निकले, रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बादल छाए हुए हैं और शदीद बारिश होगी। ऐसा ही हुआ कि 1 डेढ़ घंटे का सफ़र करने के बाद ही शदीद बारिश शुरू हो गई। हम हाईवे पे ही मौजूद थे, अभी हैदराबाद भी नहीं आया था कि बारिश इस कदर बढ़ गई कि मजबूरन हमें ट्रक को रोकना पड़ा। छोटी मोटी बारिश में या हल्की बारिश में आम तौर पे ट्रक ड्राइवर्स ट्रक को नहीं रोकते, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या धुआंधार बारिश होती है तो उनकी मजबूरी होती है कि वो ट्रक को रोक दें, अदरवाइज़ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है या कुछ भी मिसहैप हो सकता है। खैर, जब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जो इनके मामू थे उन्होंने ऐसा ही किया कि ट्रक जो था उसको साइड में लगाया और ट्रक को साइड में लगाने के बाद वो सिगरेट वगैरह पीने लगे। मेरे मामू की आदत थी कि जब भी वो सिगरेट पीते थे तो ट्रक का दरवाज़ा हल्का सा खोल लेते थे और बाहर की तरफ मुंह करके धुआं निकालते थे। वैसे ही वो सिगरेट पी रहे थे कि इन्होंने सामने की तरफ देखा और जब इन्होंने सामने की तरफ देखा तो इनको एक रूम नज़र आया। बज़ाहिर ऐसा लगा कि एक कमरा है जहाँ पे लाइट जल रही है। आम तौर पे उस दौर में इस तरह के जो कमरे थे वो चौकीदार, गार्ड्स या इस तरह के लोग इस्तेमाल किया करते थे जो हाईवे पे या उसके करीब जॉब किया करते थे। जब कुछ मज़ीद देर तक बारिश नहीं रुकी तो मेरे मामू ने मुझे कहा कि चलो आओ वहाँ सामने चलते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। और ऐसे ही हुआ कि हम दोनों ट्रक से उतरे। ट्रक से उतरने के बाद वो जो कमरा था उस तरफ हमने बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे हम उस कमरे की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे हमें लग रहा था कि ढोल की आवाज़ आ रही है या ऐसा लग रहा है कि ढोल बज रहा है। पहले मैं समझा कि शायद ये मेरा वहम है, मे बी बारिश की आवाज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे मामू भी कहने लगे कि क्या तुम्हें ढोल की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में या इस कमरे में कोई शादी चल रही है। खैर, जैसे ही हम मज़ीद करीब पहुँचे या उस कमरे के पास पहुँचे तो अब बाकायदा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं, ढोल बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। शायद कोई खुशी का फंक्शन है जो इस कमरे के अंदर या इस घर में हो रहा है। ये आवाज़ें सुनने के बाद मेरे मामू मुझे देखने लगे और मुझसे पूछने लगे कि क्या हम नॉक करें या ना, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पे शादी चल रही है। मैंने कहा आप नॉक करके देख लें, हो सकता है कोई हो जो हमारी हेल्प कर दे या थोड़ी देर हमें बैठने के लिए जगह दे दे। खैर, जब मेरे मामू ने उस कमरे को या उस दरवाज़े को नॉक करना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे कोई मौजूद नहीं है। हालांकि मुसलसल गाने की या ढोल बजाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर तक बजाने के बाद मेरे मामू ने उस दरवाज़े को धक्का दिया और जैसे ही उन्होंने उस दरवाज़े को धक्का दिया तो फ़ौरन से वो दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो वो जो ढोल बजाने की आवाज़ आ रही थी या गानों की आवाज़ आ रही थी या सेलिब्रेशन की आवाज़ आ रही थी वो एकदम से रुक गई। अब ये देख के या ये सुन के मेरे मामू हैरान थे, क्योंकि अंदर जिस कमरे में हम एंटर हुए थे या जो एक कमरा नज़र आ रहा था उस कमरे के अंदर लाइट तो मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था, ना किसी बंदे का नामो निशान था। अंदर जाने के बाद मुकम्मल तौर पे मेरे मामू ने उस रूम का या उस घर का जायज़ा लिया। उस पूरे घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि कुछ देर बाद मेरे जो मामू थे वो मुझे कहने लगे कि वापस चलो, ट्रक में जाके बैठ जाते हैं। खैर, हम लोग वापस आए, ट्रक में आके बैठ गए और जब हम दोबारा ट्रक में आके बैठे तो दोबारा से हमें गाने बजाने की या ढोल की आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा कि जो भी अंदर मौजूद था या जो भी फैमिली मौजूद थी वो हमारे जाने का या वापस जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हम ट्रक में आके बैठे हैं दोबारा से ऐसा लगने लगा है कि वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है या वहाँ पे शादी चल रही है। यह बताते हैं कि मेरे मामू को अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो कमरा है जहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, इसके करीब व जवार में कोई घर मौजूद नहीं है, तो ये जो शादी की या ढोल की आवाज़ें आ रही हैं ये नॉर्मल नहीं है। कुछ देर तक वहाँ पे वेट करने के बाद मेरे मामू ने ट्रक चला दिया और मुझे कहने लगे कि आयतुल कुर्सी पढ़ो। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। थोड़ा दूर जाने के बाद मेरे मामू ने मुझे कहा कि वो जो हमें आवाज़ें आ रही थी वो नॉर्मल आवाज़ें नहीं थी, यकीनन वहाँ पे दूसरी मखलूक़ात मौजूद थीं जो सेलिब्रेशन कर रही थी। ये बताते हैं किस तरह के बहुत सारे वाक़यात मेरे मामू के साथ या हमारे साथ पेश आए हैं, जो अगली ईमेल में इंशाल्लाह ये मज़ीद शेयर करेंगे।
गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।